बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रीडम मूवमेंट की एक और पर्सनैलिटी जिनका नाम महात्मा गांधी है, आज उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कमीशन या इनके बारे में कौन कौन से सवाल पूछ सकता है। ये जो आपको सामने एक शाल में लिपटे हुए इंसान खड़े हैं, गरीब मस्कीन की तरह नज़र आ रहे हैं, ये ऐसे नहीं थे। ये बड़े ज़बरदस्त किस्म की पर्सनैलिटी हुआ करती थी। इनकी लुक जो थी बड़ी ज़बरदस्त हुआ करती थी, बड़ा ज़बरदस्त लिबास ये पहना करते थे। लेकिन बाद में इन्होंने फिर अपना लिबास तर्क कर दिया और फिर इंडिया की जो आज़ादी थी उसके लिए इन्होंने अपनी जद्दोजहद की और एक लाठी के ज़रिए इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने अंग्रेज़ों को बाहर निकाल दिया। ठीक है जी। तो इनके बारे में जो सवाल पूछते हैं पेपर में, जो पूछा गया है, तो इनका नाम याद रखेंगे। पूरा नाम जो है मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी जो है इनका पूरा नाम है। कहीं कहीं पे वो सिर्फ मोहनदास करमचंद लिख देगा, सिर्फ मोहनदास भी लिख सकता है, तो परेशानी होना। आपने पूछा गया ये सवाल। 1869 में ये पैदा हुए। डेट ऑफ बर्थ याद रखने की जरूरत नहीं है पाकिस्तान में। इस तरह का सवाल इनकी पर्सनैलिटी के हवाले से नहीं बनता क्योंकि ये इंडिया के हीरो हैं। ठीक है। उसके अलावा इनके जो वालिद हैं करमचंद गांधी नाम के साथ लगा हुआ है। इनकी मदर का नाम पूछा गया है पेपर में, तो पुतली बाई गांधी जो था इनकी वालदा का नाम था। जबकि इनकी बेगम का नाम भी लिखने कस्तूरबा गांधी जो था इनकी वाइफ का नाम था। कस्तूरबा गांधी इनकी वाइफ का नाम है और इनकी मदर का नाम पुतली बाई गांधी है। ये दोनों नाम भी आपने याद रखने हैं। तो ये वकील थे, बेसिकली क्या थे, ये लॉयर थे। ठीक है। अंग्रेज़ों के खिलाफ ये लड़ते रहे। इब्तदाई तालीम जो थी इन्होंने इंडिया से ही, अपने गांव से ही हासिल की। उसके बाद फिर ये लंदन चले गए। लंदन से इन्होंने वकालत की, लॉ की डिग्री की। इनकी जो डिटेल है एजुकेशन की वो करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये प्रोफेशन के लिहाज से क्या थे, ये सवाल बन सकता है। लॉयर थे, वहाँ से ये वकील बन के आए और फिर उसके बाद ये अफ्रीका चले गए। अपनी जो लॉ की प्रैक्टिस थी इन्होंने अफ्रीका में की। 21 साल ही अफ्रीका में रहे। 1893 से लेके 1914 तक ये कहाँ रहे? साउथ अफ्रीका में। कौन सा कंट्री है बेटा? साउथ अफ्रीका में रहे, जहाँ इन्होंने अपनी लॉ की प्रैक्टिस के साथ साथ जो अफ्रीका के अंदर भी आपको बताया कि गुलामी थी, तो उसके खिलाफ ये जिद्दोजहद करते रहे जितनी ये कर सकते थे वकालत के साथ साथ। और वहीं पे इन्हें महात्मा का टाइटल दिया गया था पहली बार, साउथ अफ्रीका में ही। ठीक है। उसके बाद ये आ गए किधर जी? पाकिस्तान कह रहा हूँ, इंडिया आ गए ये। इंडिया पाकिस्तान उस वक्त एक ही हुआ करता था। 1915 में इन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया। किसके कहने पे? गोपाल कृष्णा गोखले। ये नाम आपने पहले भी सुना होगा, गोपाल कृष्णा गोखले। इसी के कहने पे 1906 के अंदर जिन्ना साहब ने ज्वाइन किया था कांग्रेस को। जिन्ना साहब कांग्रेस के मेंबर भी बने थे। कब? 1906 के अंदर। किसके कहने पे सवाल बना? किससे इम्प्रेस थे? जिन्ना साहब गोखले साहब से इम्प्रेस थे। गोखले का पूरा नाम क्या? गोपाल कृष्णा गोखले। ये तस्वीर आपको नजर आ रही है। तो ये मतलब बंदे इकट्ठे कर रहे थे। गांधी साहब को भी इन्होंने कहा कि आप कांग्रेस को ज्वाइन करें। बड़े लीडर जो आगे चल के बने, ठीक है, उन्हें कांग्रेस ज्वाइन करवाने वाले गोखले साहब थे। ठीक है। आगे चलते हैं जी। कांग्रेस को इन्होंने ज्वाइन कर लिया 1915 के अंदर। उसके बाद कुछ मूवमेंट है जिनके हवाले से गांधी साहब जो हैं वो लीड करेंगे, लेके चलेंगे। तो उनमें से आप देखेंगे जैसा कि हमारे पास जो है इसमें 1920 के अंदर आगे चल के गांधी साहब जो हैं जो खिलाफत मूवमेंट थी उसे लीड करेंगे, खिलाफत मूवमेंट को लीड करेंगे। इसी तरह से फिर आगे चल के 26 जनवरी 1930 को हिंदुस्तान के मुकम्मल आज़ादी का नारा भी गांधी ने लगाया था। सवाल बनता है इंटरव्यू में भी और रिटर्न के इम्तिहान में भी, हिंदुस्तान में सबसे पहले आज़ादी का नारा किसने लगाया? कांग्रेस ने लगाया या फिर गांधी का आ जाएगा? 26 जनवरी 1930 के अंदर सबसे पहले आज़ादी का नारा लगाया गया हिंदुस्तान के अंदर। ठीक है। ये एग्जैक्ट डेट भी पूछ लेता है कभी कभार। तो खिलाफत मूवमेंट का आपको बताया कि खिलाफत को कायम रखने के लिए हिंदुस्तान के मुसलमानों ने, स्पेशली जो अली बिरादरान थे, मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली जौहर और उनकी माँ जो थी भी अम्मा, उन्होंने शुरू की थी खिलाफत को बचाने के लिए। लेकिन बाद में गांधी साहब भी इसका हिस्सा बन गए। गांधी साहब भी इसका हिस्सा बन गए। कांग्रेस को भी लिया है गांधी साहब ने, किस्म का हाईजैक कर लिया आप कह सकते हैं।
पूरी की पूरी तहरीक को मतलब उसे ड्राइव कर रहे थे। होता है हिस्सा बनने को, होता है आगे कंट्रोल संभाल लेना और ड्राइव करना अपनी मर्जी से। ठीक है, तो गांधी साहब ने इस तरह से किया। और उसके बाद जो है ना जी, गांधी साहब आगे चल के एक इंसिडेंट होगा चोरा चोरी, तो उस इंसिडेंट को बहाना बना के गांधी साहब क्या करते हैं, तहरीक को ख़त्म कर देते हैं। पहले आए, तहरीक को ज्वाइन किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता टेक ओवर किया, फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और पता नहीं सत्याग्रह और कौन कौन सी जरत मूवमेंट, सारी चीज़ें आपको मैंने बताई हुई हैं, वो शुरू करवाई। क्यों? ठीक है, मजहबी असल में तहरीक थी, मजहबी तहरीक में लोग पूरी जान के साथ जो है ना जी हिस्सा लेते हैं, तो इसीलिए जो है ना इसमें जोश खरोश ज़्यादा था। ठीक है, लेकिन बाद में जब ये जो तहरीक थी अपने पीक पे थी, अपने अरूज पे थी, तो 1922 के अंदर जो है जी एक इंसिडेंट होता है जिसका नाम है चोरा चोरी इंसिडेंट। चोरा चोरी इंसिडेंट आगे चल के हम पढ़ लेते हैं। गोरखपुर की बात है, ये देखिए गोरखपुर में, गोरखपुर का ये इलाका था जहाँ पे 1922 के अंदर चोरा चोरी का इंसिडेंट हुआ। चोरा चोरी वो जगह थी जहाँ पे 22 पुलिस वालों को क्या कर दिया गया, जिंदा जला दिया गया। 1922 में हुआ, 22 ही पुलिस वालों को जिंदा जलाया गया। ये सवाल बनता है कितने लोगों को जलाया गया, कहाँ पे हुआ? गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट था, चोरा चोरी वो मकाम था 1922 की ये बात है। एक मॉब ने, जो मॉब जा रहा था, मतलब एक जो रैली जा रही थी, उन्होंने थाने पर अटैक किया और बंदे जला दिए। उसके बाद गांधी ने क्या किया, गांधी ने कहा कि जी मैं तो अमन पसंद इंसान हूँ, मैं तो इस तरह की जो खून खराबा है उसे पसंद नहीं करता, इसलिए मैं इस तहरीक को ख़त्म कर रहा हूँ। वन साइडेड गांधी साहब ने इसे ख़त्म करके अब चलेगा। जो टेम्पो बना हुआ था, जो एक प्रेशर बना हुआ था अंग्रेज सरकार पे, वो ख़त्म हो गया, वो ख़त्म हो गया। इस तरह से जो है ना मुसलमान इसे कहते थे भाई ये गद्दार, गद्दारी की है इसने गांधी ने। हालांकि पहले वो जिन्ना को गद्दार कहते थे, जिन्ना साहब जो थे इसके खिलाफ थे, जिन्ना साहब को गद्दार कहते थे। और इसे कहते थे आज के दौर में अगर कोई नबी होता तो वो गांधी जैसे होता। बहुत सारे जो उलमाए कराम थे, मौलवी हज़रात थे हमारे, उन्होंने फतवे जारी किए थे। लेकिन बाद में जब ये इंसिडेंट हुआ उसके बाद लोगों की आंखें खुली, यार ये तो हमारे साथ हाथ हो गया, क्योंकि तहरीक का टेम्पो ख़त्म हो गया। अगर ख़त्म ही कर रही थी तो मुसलमानों से, क्योंकि मुसलमानों ने तहरीक शुरू की थी, उनसे कंसल्ट करके, मशवरा करके, मिलजुल के किसी अच्छे पॉइंट के ऊपर पहुंच के उसे ख़त्म किया जा सकता था। लेकिन गांधी साहब वन साइडेड उसे ख़त्म करके भाग गए। ठीक है, आगे जब हम चलते हैं, कुछ और इंसिडेंट है इनके हवाले से, जैसे कि आप देखिए 1923 के अंदर इन्होंने, मैंने आपको बताया कि 26 जनवरी 1930 को इन्होंने क्या किया था जी, आज़ादी का पहला नारा लगा दिया था। उसके बाद फिर उन्होंने दांडी मार्च, जिसे हम कहते हैं सत्याग्रह मूवमेंट जो थी, साल्ट की जो सत्याग्रह था, साल्ट का जो लॉ था उसे तोड़ दिया था इन्होंने, तो जिसे दांडी मार्च कहते हैं, वो किया इन्होंने। 388 किलोमीटर लंबा इन्होंने मार्च किया। हज़ारों लोग इनके साथ शामिल हुए, फिर इनकी गिरफ्तारियां हुई, ये जेल में चले गए। ठीक है, आगे चल के हम देखेंगे कि इनके साथ जो मुआहदा होगा इरवन का, ये आपको इरवन नज़र आ रहे हैं, गांधी इरवन पैक्ट जो है, ये सवाल बनता है। तो ये कब हुआ था? जो 1931 के अंदर हुआ था। ये इरवन साहब हैं, ये गांधी साहब हैं। तो गांधी साहब जो है ना जी, ये 1931 की बात है। तो गांधी साहब जेल में थे, इन्हें राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रही थी, तो वहाँ लेके जाना चाहते थे अंग्रेज गांधी को, क्योंकि कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। तो गांधी जो थे, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी इंडिया की, तो उसके बगैर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो थी बेमायने थी। तो इसीलिए इरवन ने बातचीत की, उन्होंने कहा जी आप राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लें, शिरकत करें, हम आपको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो सिविल डिसोबीडियंस की जो मूवमेंट शुरू की हुई थी गांधी ने, वो ख़त्म कर दी। साल्ट टैक्स जो था उसे भी अबॉलिश कर दिया अंग्रेज सरकार की तरफ से। और ये जो मीडिएशन थी, जो बातचीत करवा रहे थे, वो कौन करवा रहे थे? तेज बहादुर शपरू जो थे, ये बातचीत करवा रहे थे सारी, मतलब इरवन के दरमियान और गांधी के दरमियान। इस तरह से गांधी साहब जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है उसमें हिस्सा लेते हैं। कहा जाता है उन्होंने धोती पहनी होती है, बकरी इनके साथ होती है, क्योंकि ये बकरी का दूध पिया करते थे और खजूरें खाया करते थे। तो वहाँ जाके गांधी साहब ने खूब बुरा भला कहा सारे पार्टीज़ को, मुस्लिम लीग को भी, अंग्रेज़ों को भी, कि हमारे बगैर तुम कैसे जो है ना जी बना सकते हो कानून इंडिया को चलाने का, ये वो। इस तरह से बातें करके गांधी साहब वापस आ गए।
ठीक है, तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ही थी जिसमें गांधी ने या फिर कांग्रेस ने हिस्सा लिया था। पहली में भी नहीं गए थे, ये जेल में थे, दूसरी में तीसरी में भी नहीं गए थे, सिर्फ और सिर्फ सेकंड में इन्होंने हिस्सा लिया था। ठीक है जी, ये लंदन में हुई थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। उसके बाद आइए हमारे पास राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का तो हमने जिक्र कर ही लिया है। उसके बाद हमारे पास है जी पूना पैक्ट, कम्युनल अवार्ड। कम्युनल अवार्ड आएगा, उसके बाद फिर पूना पैक्ट होगा। तो कम्युनल अवार्ड को मैकडोनल्ड अवार्ड भी कहती है। 1932 के अंदर था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का, जब ना कोई नतीजा नहीं निकलता तो फिर अंग्रेज सरकार खुद ही क्या करती है, एक अवार्ड दे देती है जिसे कम्युनल अवार्ड कहते हैं या फिर मैकडोनल्ड अवार्ड कह देते हैं। इसके अंदर जो डिप्रेस्ड क्लास थी उन्हें भी अलग से सीटें दे दी गई, डिप्रेस्ड क्लास को भी, जो मिनॉरिटीज थी उन्हें भी अलग से सीटें दे दी गई। तो इसके भी कांग्रेस खिलाफ थी, लेकिन कुछ कर नहीं सकती थी ऐसा। ठीक है, इसका नुकसान कांग्रेस को ही हो रहा था ना, मजीद डिवाइड कर दी गई सीटें। पहले तो सिर्फ मुसलमानों को अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट दिया हुआ था ना, अब बाकी मिनॉरिटीज को भी दे दी, सिखों को, दलित जो थे, डिप्रेस क्लास वाले जो मिनॉरिटीज थी, सबको सीटें अलग अलग दे दी गई थी। इसका मजीद कांग्रेस को नुकसान हुआ। पूना पैक्ट के बारे में सवाल आएगा। पूना पैक्ट भी 1932 में हुआ था, कम्युनल अवार्ड के बाद था ये। अब जो डिप्रेस्ड क्लास थी उन्हें लीड कर रहे थे बाबा साहिब ऑफ अम्बेडकर, BR अम्बेडकर जिसे कहते हैं, ये लीड कर रहे थे। अब इन्हें अलग से सीटें दे दी गई, कांग्रेस की जो ओवरऑल सीटें थी उसमें से निकाल के इन्हें भी अलग से सीटें दे दी। इनकी अच्छी खासी मेजॉरिटी थी। तो गांधी साहब फिर बैठ गए भूख हड़ताल पे। फिर बाकी जो थे वो सारे पहुंचे अम्बेडकर को मनाया कि जी आप मेहरबानी करें, जो ये अलग सीटों वाली बात है इसे ख़त्म करके आप कांग्रेस के साथ ही आ जाए। तो इस तरह से इमोशनली ब्लैकमेल किया गया अम्बेडकर को, और फिर गांधी के साथ मुलाकात करवाई गई और इन्होंने कहा कि ठीक है जी, हमें अलग से सीटें नहीं चाहिए, हम कांग्रेस के साथ ही मिलकर जो इलेक्शन लड़ेंगे, इस तरह से। ठीक है, तो ये पूना पैक्ट हुआ था। पूना पैक्ट में गांधी तो उस वक्त जो है ना जी, आप देखें कि जेल में थे, लेकिन आप ये देखिए कि गांधी की तरफ से, मतलब आप कांग्रेस की तरफ से किसने इसके ऊपर साइन किए थे पूना पैक्ट पे, तो मदन मोहन मलाविया साहब थे जी, मदन मोहन मलाविया साहब थे जिन्होंने साइन किया था, एक तरफ से कांग्रेस की तरफ से या गांधी की तरफ से। गांधी के बेटे ने भी साइन किए थे। दूसरी साइड में जो है ना जी BR अम्बेडकर साहब थे। तो ये थी आपकी जी क्या कहते हैं पूना पैक्ट। ठीक हो गया जी। देवदास गांधी जो गांधी का बेटा था उसने भी इसके ऊपर सिग्नेचर किए थे। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्विट इंडिया मूवमेंट, हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक, हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक। इस गांधी ने वैसे 1934 में 1934 के अंदर कांग्रेस से इन्होंने अपने आप को अलग कर लिया था, लेकिन फिर भी उसके बाद भी ये जो है मतलब जो जिद्दोजहद थी हिंदुस्तान की, स्ट्रगल की, आज़ादी की, उसमें ये लगे रहे। जैसा कि क्विट इंडिया मूवमेंट में ये दोबारा नजर आए बड़े जोशो खरोश से कि हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक गांधी साहब ने ही शुरू की थी 1942 के अंदर, क्योंकि वर्ल्ड वार सेकेंड के अंदर जो है गांधी साहब जो थे वो खिलाफ थे इस बात के कि हिंदुस्तान जो है जी तुम्हारी जंग क्यों लड़े, हिंदुस्तानी अंग्रेज़ों की जंग क्यों लड़े। ठीक है, तो अंग्रेज़ वैसे जंग हारने वाले थे, लग यही रहा था। ये तो बाद में अमेरिका आ गया ना, एटम बम गिरा दिए, वरना तो अंग्रेज़ जंग हार रहे थे, जापान जीत रहा था। तो हिंदुस्तान में तहरीक चला गई कि अंग्रेज़ यहाँ से निकल जाए, बरतानिया वाले यहाँ से क्विट कर दे, निकल जाए यहाँ से। क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू की गई। ठीक है जी, 1942 में किसने शुरू की? गांधी ने शुरू की। ठीक हो गया जी, जिसके अंदर बहुत सारे लोग जो थे गिरफ्तार हुए, गांधी साहब भी जेल में जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका क्विट इंडिया मूवमेंट के हवाले से था। मुस्लिम लीग ने इसके रिस्पांस में या जिन्ना ने इसके रिस्पांस में डिवाइड एंड क्विट की तहरीक चलाई थी। लिखें जरा, डिवाइड एंड क्विट। भाई ऐसे ना जाएं छोड़ के, बल्कि पहले तकसीम करें और फिर जाएं, दो मुल्क बनाएं। क्योंकि मुसलमानों को या जिन्ना साहब को समझ आ गई थी कि जी अंग्रेज़ों की गुलामी से निकलेंगे, हिंदुओं की गुलामी में हम चले जाएंगे। अंग्रेज़ों की गुलामी फिर भी काबिल बर्दाश्त थी, तो हिंदुओं की हुकूमत तो जो कांग्रेसी वजारतें थी 1937 के इलेक्शन के बाद, उसमें जो जुल्म हुआ मुसलमानों के साथ या मुस्लिम लीग के लोगों के साथ, वो मुसलमान उसका एक्सपीरियंस कर चुके थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे ना जाए, बल्कि हम एक और गुलामी में डाल के ना जाए, बल्कि हम अलग से मुल्क दे के जाए। डिवाइड एंड क्विट, इसका साल भी पूछता है 1943 के अंदर, रिस्पांस टू क्विट इंडिया मूवमेंट। अगले साल ये जिन्ना साहब ने शुरू की थी, मुस्लिम लीग ने शुरू की थी। ठीक है जी, तो इस क्विट इंडिया मूवमेंट में गांधी ने नारा क्या दिया था? करो या मरो, करो या मरो, डू और डाई जो था, ये जो था इन्होंने अपना स्लोगन दिया था जिसे लेके चले थे। ठीक है जी, और स्लोगन पूरा अगर हम पढ़ें
करो या मरो, डू और डाई इन द काज ऑफ देयर राइट एंड फ्रीडम। ठीक है जी, आगे चलते हैं हम जरा। जिन्ना गांधी टैक्स के हवाले से सवाल बनता है तो 1944 में हुई थी। ये आखिरी कोशिश थी कांग्रेस और मुस्लिम लीग को इकट्ठा बिठाने की, यूनाइटेड हिंदुस्तान रखने की। तो ये आप देखेंगे CR फार्मूला भी यही था। आप देखें हमारे पास CR फार्मूला, इसके बारे में आया तो 1944 के अंदर। ठीक है जी, राजगोपाल आचार्य फार्मूला, आचार्य सिंपली से आचार्य फार्मूला कह देंगे या राजगोपाल आचार्य फार्मूला कहेंगे। 1944 में राजगोपाल आचार्य ने कोशिश की थी दोनों इकट्ठे बैठे आपस में मसला हल कर लें, पहले अंग्रेजों को यहाँ से भगा दें, उसके बाद आपस में तकसीम करना है तकसीम कर लें। ठीक है, इसमें मुस्लिम लीग की तरफ से एक और नाम याद रखेंगे आप, अलामा अनायतुल्लाह मशरकी साहब थे जिन्होंने ये कोशिश की। इन्होंने मतलब उधर से कोशिश की थी, किसने? राजगोपाल आचार्य ने कांग्रेस की तरफ से। और आप मुसलमानों में से अगर बात करें तो अल्लामा अनायतुल्लाह खान मशरकी साहब जो लीडर थे, खाकसार मूवमेंट के लीडर थे ये, इन्होंने खाकसार मूवमेंट शुरू की थी। इन्होंने भी कोशिश की थी कि दोनों लीडर आपस में मिलकर बैठें और कोई जामे सलूशन निकाले जिससे हिंदुस्तान इकट्ठे रह जाए। ठीक है जी, तो ये मीटिंग थी गांधी जिन्ना टॉक्स। इसके अंदर आप देखेंगे 24 खतूत लिखे गए टोटल। हाँ जी, कब से कब तक मीटिंग होती रही आप ये देखेंगे, इसमें डेट 9 से 27 सितंबर के दरमियान में बातचीत चलती रही, मतलब 19 दिनों तक तकरीबन ये बातचीत चलती रही। और जिसमें 24 खतूत लिखे गए, 1-to-1 मुलाकातें हुई, लेकिन रिजल्ट बेसूद था क्योंकि जिन्ना साहब अड़े हुए थे अपनी 2 नेशन थ्योरी पे कि अलग से मुल्क दिया जाए। गांधी कहते थे कि नहीं, इकट्ठे हम रहते हैं, अगर आपने वज़ीर-ए-आज़म बनना है, गवर्नर जनरल बनना है पूरे हिंदुस्तान को, तो मैं आपको बना देता हूँ। जिन्ना साहब को ये ऑफर की गई थी, जिन्ना साहब ने ऑफर ठुकरा दी थी। जिन्ना साहब ने कहा नहीं, मुझे नहीं बनना है, लेकिन मैं मुसलमानों के हकूक़ की बात कर रहा हूँ। दोनों कौमें जो हैं इकट्ठे नहीं रह सकती हैं, तो क्यों ना कल को जो है ना जी एक और सिचुएशन क्रिएट हो, उससे पहले के अलग से मुल्क दोनों के बना दिए जाएं। उसके बाद हमारे पास है जी गांधी की डेथ से पहले हम इनके टाइटल ज़रा देख लेते हैं। तो मैंने आपको बता दिया है कि एक तो इनका टाइटल था जी महात्मा गांधी। महात्मा का जो टाइटल था इन्हें जो दिया गया वो पहले अफ्रीका में दिया गया, लेकिन हिंदुस्तान में अगर पूछा जाए तो टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर ने 1915 की बात है इन्हें महात्मा के नाम से पुकारा पहली दफ़ा, महात्मा। उसके बाद बापू का जो टाइटल है इनका, तो ये 1944 के अंदर सुभाष चंद्र बोस ने 1944 के अंदर बापू का इन्हें टाइटल दिया सुभाष चंद्र बोस। कौन है इधर लिखता हूं मैं, ये इंडियन नेशनल आर्मी वाले हैं जिन्होंने 1943 के अंदर बरतानिया के खिलाफ एक आर्मी बनाई थी। सेकेंड वर्ल्ड वार में इसने बरतानिया के खिलाफ आर्मी बनाई, सुभाष चंद्र बोस ने बरतानिया के खिलाफ ये लड़ा, जापान के सपोर्ट में थे ये। मोहन राय था पहला बंदा जिसने 42 में बनाई थी ये इंडियन नेशनल आर्मी, उसके बाद वो छोड़ गया था, फिर आगे सुभाष चंद्र बोस लेके चला था। सुभाष चंद्र बोस जो थे 1945 में एक जहाज में क्रैश के अंदर मारे गए थे। तो इनके बारे में दोनों सवाल बनते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में इंडियन नेशनल आर्मी बनाई थी, मतलब अंग्रेज़ों के खिलाफ, अंग्रेजी आर्मी से जो उनकी आर्मी के खिलाफ लोग थे, आर्मी से जो निकल के आ जाते थे हिंदुस्तानी, उन सारों को इकट्ठा करके इसने एक आर्मी बनाई थी। ठीक है, तो ये आपको आ गया इनके टाइटल के हवाले से। अब गांधी साहब की तस्वीर आप देखें तो ये हमेशा जो है ना जी आपको धोती में नजर आएंगे, हमेशा आपको ये धोती में नजर आएंगे, जहाँ भी होंगे ना ये धोती में होंगे आपको मिलेंगे। ये बैठे हुए हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, और इस तरह से आप देखें धोती में आपको नजर आएंगे। यहाँ भी आपको एक चादर है ऊपर, एक नीचे धोती है। शुरू से ऐसे नहीं थे, गांधी साहब एक वकील थे, सूटेड बूटेड होके रहते थे जिस तरह जिन्ना साहब रहते थे। 1921 की बात है, ये मदुराई में कैंपेन के लिए गए हुए थे, वहाँ जलसे से खिताब करने के लिए। तो ट्रेन से जब उतरे लोग, जब इस्तकबाल के लिए इनके पास आए तो बहुत बड़ी तादाद ऐसी थी जिनके पास पूरे कपड़े भी नहीं थे। 1921 की ये बात है।
वो पूरे के पूरे खानदान के पास एक या दो चादरें थी, बहुत सारे लोग ऐसे भी थे। ठीक है, तो गांधी साहब सूटेड बूटेड हैट शर्ट लगा के टोपी शोपी पहन के पहुंचे हुए थे। अब गांधी साहब को शर्म आई जब गांधी साहब ने पूछा कि जी आपने कपड़े पूरे क्यों नहीं पहने हुए। लोगों ने कहा कि हजूर हमारे पास तो कपड़े खरीदने के पैसे ही नहीं है, हमारे पास तो ये एक धोती है जो हमने बांधी हुई है बस, बाकी तो है ही कुछ नहीं। तो गांधी साहब अब उन्हें क्या जवाब देते हैं? तो गांधी साहब कहते हैं कि मैं उन्हें अब क्या जवाब देता, सिवाय ये कि जो मैंने सूट पहना हुआ था मैंने उतार दिया। तो गांधी साहब ने जो सूट बूट पहना हुआ उस दिन फैसला वैसे पहले से सोच रहे थे इन चीज़ों के ऊपर। तो गांधी साहब ने वहाँ क्या कहा जाता है कि उसके जलसे के उसके बाद गांधी साहब ने क्या किया, फैसला कर लिया कि आज के बाद मैं भी सूट बूट नहीं पहनूंगा, बल्कि मैं भी एक धोती बांधूंगा और एक ऊपर चादर लूंगा बस, ताकि मैं आप लोगों के बराबर हो सकूं। जब आप बराबर होंगे तभी तो आपकी कोई बात सुनेगा। 1921 में ये वाकया हुआ था। तब के बाद जो है गांधी साहब ने फिर सारी जिंदगी ये एक धोती और एक चादर लेके रखी। जब बादशाह ने बुलाया बरतानिया तब भी ऐसी धोती और चादर लेके गए हुए थे। ठीक है, इनकी डेथ के हवाले से अगर हम देखें तो सवाल बनते हैं 2 से 3। एक तो इन्हें मारा किसने था? 1900 मारने की डेट 30 जनवरी 1948 की बात है, मतलब जना से भी पहले इन्हें मार दिया गया था। 30 जनवरी 1948 को गांधी साहब जो थे बिरला हाउस में मौजूद थे। तो वहां पे जो है ना जी नथुराम गोडसे, ये नाम याद रखना है आपने। नथुराम गोडसे जो था इसने आके 3 गोलियां चलाई और गांधी साहब जो थे इस दुनिया से चले गए। नथुराम गोडसे कौन था? ये आरएसएस का मेंबर था। आरएसएस के बारे में सवाल बनेगा। कब बनी? ये 1925 के अंदर बनी। ये हिंदुत्व जो है, कट्टर किस्म के जो हिंदू हैं, ये उनकी एक तंजीम है जिसका आरएसएस का एब्रिविएशन है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, ये उसका पूरा नाम है। 1925 में बनाई गई थी। ये बलीराम ने बनाई थी। बलीराम नाम शार्ट करके लिख रहा हूँ, वैसे लंबा सारा नाम है तो आप बलीराम याद रखेंगे। बलीराम BALI, बलीराम नामी बंदा था जिसने इसे बनाया था। पूछता है किसने बनाया, कब बनाया, एब्रिविएशन क्या है। ठीक है, ये कहते हैं हिंदुस्तान जो है हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है। कट्टर ये बीजेपी भी उसी की शाख है, आप समझे। मुसलमानों को हर वक्त मारते रहते हैं। कभी गोश्त खाने में पाबंदी लगा देते हैं गाय के गोश्त के ऊपर, कभी कहते हैं जी पाकिस्तान चले जाओ, कभी कहते हैं जी जो है ना जी, मतलब एक हिंदुत्व का जहन है कि जी मुसलमानों को इस दुनिया पर हिंदुस्तान में जीने का कोई हक नहीं है, इन्हें मारो काटो कुछ भी करो सब जायज़ है, ये इनका माइंड सेट है। तो गांधी को क्यों मारा इन्होंने? गांधी को कहते थे कि गांधी ने हिंदुस्तान तकसीम कर दिया। तकसीम के फार्मूले को इन्होंने क्यों माना? फिर जो हमारे हिस्से के पैसे थे, क्योंकि बैंक तो एक ही था तकसीम से पहले, पाकिस्तान के हिस्से में 36% जो थे असासे आए थे, जो बैंक में मौजूद थे उसके पैसे मिलने थे हमें तकरीबन कोई 75 करोड़ के करीब हमारे हिस्से के आए थे। तो इंडिया हमें ब्लैकमेल कर रहा था, हमें पैसे नहीं दे रहा था। वो कह रहे थे कश्मीर को मान लो कि जी हमारा है, फिर हम आपको पैसे देंगे, वरना हम पैसे नहीं देते। अभी हमारा हिस्सा है, कश्मीर एक अलग इशू है। ठीक है, हमारा हिस्सा है, हमारे पैसे हैं, हमें अब क्यों नहीं दे रहे हो? ठीक है, तो गांधी ने उसके लिए तहरीक चलाई थी। कहा जाता है कि गांधी ने उसके लिए धरना भी दिया था कि भाई तुम उनके पैसे क्यों नहीं दे रहे हो जो उनका हक है, उनका हिस्सा है। क्योंकि हिजरत हो रही थी तो लोगों को यहाँ पैसे, मतलब स्ट्रक्चर हमें बिल्ड करना था, हमें पैसे चाहिए थे, लोग मर रहे थे यहाँ। फिर हमारे हिस्से के पैसे आज तक इंडिया ने हमारे 5 करोड़ अभी तक देने हैं। ठीक है, तो उस दौर में 75 करोड़ की बड़ी बात थी उस दौर में। तो इस तरह से जो है ना जी गांधी साहब भूख हड़ताल पे बैठे, तब जाके हमें पहले 20 करोड़ दिए थे, फिर उन्होंने 50 करोड़ और जारी कर दिए, 70 हो गए, 5 करोड़ आज भी देने हैं उन्होंने हमारे। ठीक है, तो इस तरह से भी जो है ना कहा, ये जो आरएसएस थी या जो हिंदुत्व के साथ के जो लोग थे वो इसके गांधी के खिलाफ हो गए थे और पाकिस्तान का सपोर्टर कहते थे उसे ये, और उसे मार दिया गया। आज भी आरएसएस का जो हीरो है वो गांधी नहीं है बल्कि नथुराम गोडसे है। आरएसएस का, बीजेपी का मोदी जो बैठा हुआ है उसकी पार्टी का जो हीरो है वो गांधी नहीं है बल्कि नथुराम गोडसे है। अंदाजा लगाएं हिंदुत्व का जहन किस लेवल का है। तो ये गांधी साहब के हवाले से कुछ सवाल थे इनके। फिर आगे चल के औलाद की बात करें तो इनके बड़े बड़े बेटे हरी लाल जो थे ये मुसलमान हो गए। सवाल बनता है कौन से बेटे इनके मुसलमान हुए थे? क्या नाम था? हरी लाल, जिनका बाद में नाम
कन्वर्ट करके अब्दुल्ला रखा गया, भी सवाल बना है। कौन सा नाम उनका रखा गया? कन्वर्ट होने के बाद अब्दुल्ला उसका नाम रखा गया, 1936 की बात है। लेकिन कुछ अरसे के बाद ये दोबारा कन्वर्ट हो गए थे, वापस चले गए थे हिंदुइज्म में, अपनी माँ के इसरार पे वापस इस्लाम को छोड़ के फिर क्या चले गए थे, हिंदू हो गए थे दोबारा से। ये सवाल बना इसलिए करवा रहा हूँ। हरीलाल याद रखेंगे और अब्दुल्ला याद रखेंगे। गांधी का बेटा था, इसने इस्लाम कबूल कर लिया था। ठीक हो गए। तो ये थी गांधी के हवाले से। उम्मीद है आपको मैं गांधी साहब के बारे में सारी डिटेल बता चुका हूँगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।